वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इन क्वेश्चनों को जब सोल्व करते हैं तो आप इनको सोल्व करते समय पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इन क्वेश्चनों को सोल्व करें और उसके बाद ही हमारे सॉल्यूशन को देखें। तो जिससे कि दोस्तों क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितनी और प्रिपरेशन करनी है और आप किस लेवल पर हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देखें, पूरा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। एक लंबे धारावाही चालक के समीप r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। यानी दोस्तों में कोई वायर दिया हुआ है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट कैरिंग कर रहा है। तो इसे r/2 यानी r डिस्टेंस पर दोस्तों में जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है b। और हमें पूछा गया है कि इसे r/2 डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं किसी वायर के कारण उसे r दूरी पर यानी कि दूरी पर स्थित कोई बिंदु होती है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है b = वो कितना होता है, μ0I अपॉन होता है 2πr होता है। दोस्तों याद रखना ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं जो कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों वो हमारा जो हमारी डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से यदि दोस्तों अपन r का मान यदि हाल्फ करते हैं, यदि डिस्टेंस के मान को आधा करते हैं तो दोस्तों हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। यदि r के मान को कम किया जाता है तो b का मान अधिक हो जाएगा। तो हमें r/2 दूरी पर पूछा गया है, तो जैसे ही r के मान को यदि आधा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। संकलन चित्र में भाग ए बी भाग में धारा प्रवाहित होने के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ कोई एक चित्र दिया हुआ है और उसमें ए बी यानी धारा प्रवाहित हो रही है, तो ए बी भाग में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण हमें बताना है कि जो केंद्र ओ है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। दोस्तों याद रखना, जब कोई वायर हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो दोस्तों उस पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जाए तो हमेशा वो होगा 0। यानी वायर पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों ए बी भाग को अपन आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जो ओ बिंदु होता है यानी इसका जो केंद्र होता है दोस्तों हमारा ए बी एन की वायर पर स्थित है। तो यहाँ पर इस कारण जो ए बी के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। यदि दोस्तों इस संपूर्ण चित्र के कारण पूछता तो वो कितना हो जाता है, इनकी ए बी के कारण 0 है, सी डी के कारण भी 0 हो जाता। लेकिन दोस्तों भाग हमारा बी सी है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता वो हो जाता हमारा μ0/4r हो जाता। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि कोई यानी कि एक कुंडली है उसके कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, हमारा μ0I अपॉन होता है 2r। लेकिन ये हमारा आल्फ यानी कि कुंडली है, आधी कुंडली है, अर्धवर्त है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ होता है हमारा μ0/4r। दोस्तों यदि संपूर्ण चित्र के लिए पूछता तो हमारा हो जाता μ0/4r। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ओनली ए बी भाग के कारण पूछा गया है, तो ए बी भाग के कारण इसके हो जाएगा 0, क्योंकि ये ओ बिंदु है वो ए बी भाग पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती विभव में v = 15 sin ωt एवं I = 20 sin ωt है, तब परिपथ में वह औसत शक्ति होगी। यानी कि दोस्तों में पूछी गई है कि कोई परिपथ है उसके लिए v का मान हमें ये दिया हुआ है 15 sin ωt और जो करंट है यानी धारा उसका मान ये दिया हुआ है और व्यय शक्ति का मान पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना, जो व्यय शक्ति का दो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है VRMS × IRMS cos फाई होता है। दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमें कोस यानी हमारा जो वोल्टेज है एवं करंट है उसके अंदर दोस्तों जो कला है वो होती है π/2 की, क्योंकि दोस्तों में विभवांतर यानी वोल्टेज में sin ωt दिया हुआ है और एम्पियर में दिया हुआ है cos ωt। दोस्तों साइन और कोस के अंदर जो कलांतर होता है वो π/2 का होता है, यानी v एवं I के मध्य कोण कितना है, π/2 का है। तो यहाँ पर यदि दोस्तों अपन थीटा का मान π/2 रखते हैं तो cos π/2 का मान हम जानते हैं 0 होता है। तो हमारी जो वह औसत शक्ति हो जाएगी दोस्तों उसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर हमें वोल्टेज एवं करंट के मध्य जो कलांतर π/2 दिया हुआ है, कलांतर π/2 का मान इस फॉर्मूले रखेंगे तो पी का मान हमें 0 प्राप्त
प्राप्त हो जाएगा तो हमारी जो व्यय औसत शक्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, यानी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ आवर्ती का एक प्रत्यावर्ती विभव प्रतिरोध आर तथा चौक कुंडली एल के श्रेणीक्रम परिपथ पर लगाया गया है तो इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई हमारा एफ आवर्ती का कोई प्रत्यावर्ती विभव है, उसके साथ श्रेणी क्रम में एक तो आर प्रतिरोध का दोस्तों हमारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आर का, और एक यानी कि कुंडली जुड़ी हुई है दोस्तों, ये हमारी कुंडली हो गई कितनी एल प्रति यानी कि एल प्रेरकत्व की। और दोस्तों हमें बताना है कि इसका जो हमारी प्रतिबाधा होगी परिपथ की वो कितनी होगी। दोस्तों यदि किसी परिपथ में आर ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो एवं एल प्रेरकत्व की कोई कुंडली जुड़ी हो तो उसके लिए जो यानी कि प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स एल होता है दोस्तों हमारा जो प्रतिघात होती है प्रेरकत्व प्रतिघात होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा एक्सएल का मान होता है वो हमारा होता है ओमेगा एल। तो यदि ओमेगा एल रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान ओमेगा एल रखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। हम जानते हैं दोस्तों ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf होता है, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह 2πf रखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ओमेगा की जगह 2πf रखेंगे उसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा ये एल स्क्वायर है। दोस्तों इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि इसमें मैं यही दिया हुआ है √r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फोटोन की ऊर्जा 4 गुना बढ़ा दी जाए तो संवेग होगा। यानी दोस्तों कोई फोटोन है यदि उसकी एनर्जी को 4 टाइम्स कर दिया जाता है यानी 4 गुना कर दी जाती है तो उसके मोमेंटम बताना है कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे डी ब्रोगली तरंग का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा नहीं दो यानी कि जो लैम्डा का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है एच अपॉन में पी होता है, यानी प्लांक नियतांक और संवेग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से अपन देखते हैं कि संवेग का फॉर्मूला तो हो जाता है हमारा लैम्डा अपॉन पी, और हम जानते हैं यानी कि एच अपॉन लैम्डा हो जाता है दोस्तों। और हम जानते हैं जो हमारे जो फोटोन की एनर्जी ई का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा का मान है दोस्तों अपन संवेग रख देंगे तो हमारा हो जाएगा पी सी। यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारा जो संवेग है दोस्तों वो एनर्जी के समानुपाती हो जाता है, यानी फोटोन का जो संवेग है वो फोटोन की एनर्जी के समानुपाती है। यदि फोटोन की एनर्जी को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है दोस्तों उसका जो मोमेंटम होगा वो भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि एनर्जी को 4 टाइम्स अधिक कर दिया जाता है तो संवेग होगा यानी मोमेंटम होगा उसके मान में भी 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोन तथा एल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तो वेगों की निष्पत्ति होगी। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि जो हमारी फोटोन और एल्फा कण है उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन में पी होता है, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी। दोस्तों यहाँ से अपन वी इज इक्वल टू निकालते हैं तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा एच अपॉन में लैम्डा एम होता है। दोस्तों हम जानते हैं एच का मान हमारा नियतांक है एच, तो इसका मान भी नियत रहेगा और लैम्डा भी हमारे समान दी हुई है। तो हमारी जो वेलोसिटी का जो हमारा अनुपात हो जाएगा वो यानी कि दोस्तों वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारे एम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो वेग है उसके प्रोटॉन के लिए और एल्फा के लिए इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एम एल्फा अपॉन एम पी हो जाएगा, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो यानी कि दोस्तों क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किसके यानी कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो एल्फा कण होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो यानी कि एम एल्फा की जगह अपन एम पी रख देंगे तो हमारा जो वी पी अपॉन वी एल्फा हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 4 एम पी अपॉन में एम पी हो जाएगा, और एम पी से एम पी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा वी पी अपॉन वी एल्फा का अनुपात हो जाएगा 4:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट कार्य का कार्य होता है, यानी दोस्तों हमारा जो रेक्टिफायर होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों याद रखना तो हमारी जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है कि हमारा जो एसी करंट होते हैं यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों उसको दिष्ट करंट यानी दिष्ट धारा होती है यानी डायरेक्ट करंट होता है उसके अंदर परिवर्तित करता है यानी उसमें कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि दोस्तों हमारा जो पीएन डायोड होते हैं उनसे दोस्तों हमारा जो दिष्ट यानी कि रेक्टिफायर बनाया
जाता है तो उसका जो वर्क होता है वो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के दाब P एवं एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा E में संबंध होगा। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई गैस है उसके लिए जो हमारा प्रेशर होता है एवं हमारा जो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें बतानी है, उनके अंदर संबंध क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे गैस का जो प्रेशर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना 1/3 रो VRMS का स्क्वायर होता है। और दोस्तों हमारी जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो 1/2 mv स्क्वायर होता है यानी VRMS स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। लेकिन हमें पूछी गई है एकांक आयतन की, यानी कि इसको वॉल्यूम का भाग दे देंगे, यानी एकांक वॉल्यूम की हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी हमारी 1/2 रो VRMS स्क्वायर हो जाएगी। दोस्तों इन दोनों फॉर्मूले से यदि अपन P में और E में यदि संबंध निकालते हैं तो दोस्तों हमारा जो P = प्राप्त हो जाता है वो हमारे प्राप्त होता है 2/3 × E प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यदि अपन यहाँ पर इसको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रो V स्क्वायर हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसको रख सकते हैं अपन E, तो हमारा जो P बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 × E हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का सही संबंध होता है। यानी दोस्तों हमें बताना है तो आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं उनमें सही संबंध क्या होता है। यानी दोस्तों हमारे जो नियत दाब पर और नियत आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका जो सही संबंध होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि जो हमारी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा यानी दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एवं हमारी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है उनका जो अंतर होता है दोस्तों हमारा जो गैस का सार्वत्रिक नियतांक होता है R उसके इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखना हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो जाता है यदि हमारा CP/CV दिया होता है। यानी कि याद रखना CP और CV का जो अनुपात होता है दोस्तों वो भी हमारा R के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर हमें CV/CP दिया हुआ तो हमारे ऑप्शन में गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु असत्य कथन है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों याद रखना रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि यदि किसी निकाय के द्वारा कोई कार्य किया जाता है या उस पर कोई कार्य किया जाता है तो उसकी जो यानी कि दोस्तों ऊष्मा का मान होता है, यानी कि इसकी हीट का मान होता है, क्यू का मान वो अपरिवर्तित रहता है रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि ऊष्मा का मान नियत होगा, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया हुआ है dq = 0, यानी कि दोस्तों ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वो हमारा 0 होगा, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है du = -ωt, दोस्तों हमारी यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो हमारा प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, हमारा प्रथम नियम ये हमें कहता है कि यदि कोई निकाय होता है उसको कोई ऊष्मा दी जाती है या उसमें ऊष्मा ली जाती है वो उसके द्वारा किए गए कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है के योग के बराबर होती है। दोस्तों हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो डेल्टा क्यू का मान 0 है। यदि इसका मान 0 रखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो dw प्राप्त होता है दोस्तों हमें वो प्राप्त होता है -dv के। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही है। और यानी तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है क्यू यानी नियतांक, यानी कि दोस्तों हमें बताया है कि जो हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके अंदर ऊष्मा का मान भी नियत रहता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है एंट्रोपी निश्चित नहीं रहती है, यानी कि दोस्तों ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि जो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है यानी डेल्टा S = होता है वो होता है हमारा डेल्टा Q/T होता है। दोस्तों याद रखना। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर डेल्टा क्यू का मान 0 रखा जाता है तो यानी कि जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा दोस्तों वो भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मान भी नियत रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंट्रोपी इज नॉट कांस्टेंट, बल्कि ये तो हमारी नियत रहती है। तो हमारा ये जो डी वाला कथन दिया हुआ हमें असत्य दिया हुआ है और हमें असत्य कथन ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम धीमा है। यानी दोस्तों कुछ 3 प्रक्रम दिए हुए हैं, समतापी, रुद्धोष्म एवं समतापी। इसमें बताना है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। दोस्तों हम जानते हैं
कि जो समतापी प्रक्रम होता है उसमें क्या होता है, किसी निकाय का जो टेम्परेचर होता है उसमें परिवर्तन को जीरो यानी कि अपरिवर्तित रखा जाता है, यानी डेल्टा टी का मान जीरो रखा जाता है। और दोस्तों यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है या उस पर कार्य किया जाता है तो उसमें उसके टेम्परेचर के मान में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टेम्परेचर को अपरिवर्तित रखना है, तो क्या करते हैं कि इसको ऊष्मा का मान दोस्तों धीरे धीरे जाता है, यानी कि इस पर धीरे धीरे कार्य किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, यानी कि जो किया गया कार्य होता है दोस्तों इसमें जो एक्सपेंशन होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि दोस्तों इसके आयतन में वृद्धि करता है, बल्कि जो टेम्परेचर होता है उसको नियत रखा जाता है। तो यदि इसको कार्य दोस्तों अचानक से कर दिया जाता है, तीव्र गति से कर दिया जाता है, तो इसमें जो एक्सपेंशन होता है यानी इसमें जो वृद्धि होती है, प्रसार होता है दोस्तों निकाय का, वो अचानक से नहीं हो पाता है, तो इस कारण इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। तो टेम्परेचर को अपरिवर्तित रखने के लिए क्या करते हैं कि दोस्तों हमारे जो इसको ऊष्मा देते हैं या इस पर जो कार्य किया जाता है वो बिल्कुल स्लो किया जाता है, यानी धीरे धीरे दिया जाता है, जिससे कि जितनी ऊष्मा इसको दी जाती है उतना ही उसके अंदर प्रसार हो जाए, जो टेम्परेचर है उसका मान अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों हमारा जो आइसोथर्मल होता है यानी समतापी प्रक्रम होता है, इसको अपन स्लो प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसके यानी कि टेम्परेचर को नियत रखना बहुत ही कठिन होता है दोस्तों, आसान नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट। दोस्तों याद रखना एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है ये कि जो हमारा कौन सा प्रक्रम धीमा होता है, तो जो हमारा समतापी प्रक्रम होता है दोस्तों हमारा बिल्कुल स्लो प्रोसेस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सही आपको बताना कि क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह के लिए आवर्तकाल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि जो भी स्टूडेंट आप सही आंसर देंगे दोस्तों उसका नाम कल वाली वीडियो में लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद से करके बताएं। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।